क्लास 11 से एनडीए की तैयारी का मतलब है ज्यादा समय, बेहतर प्लानिंग और पक्का सिलेक्शन। हाँ जी, सही सुना आपने। मैं सुमित कुमार इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि क्लास 11 से आप किस तरीके से एनडीए की प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हो। एनडीए एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो क्लास 12 के बाद डायरेक्टली आपको फौज में अफसर बनने का मौका देता है। एक वो पद जिसको अचीव करने के लिए लाखों लोग लगे होते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा ही नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंच पाते हैं। सबसे पहले बात आती है कि क्लास 11 से ही एनडीए की तैयारी क्यों? पेपर तो क्लास 12 में होना है या फिर उसके बाद होना है, आप तो एलिजिबल ही नहीं हो। भाई साहब, जिस लेवल का कंपटीशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनडीए एग्जाम में होता जा रहा है और जो रिक्वायरमेंट एनडीए एग्जाम की है वो इतनी ज्यादा है कि आपको एक अच्छा टाइम मिलेगा तो तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी और सिलेक्शन पक्का होगा। मैंने कुछ कुछ चीजें यहां पे डाली भी है भाई, जितना ज्यादा टाइम उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, बिकॉज जो सिलेबस आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ह्यूज है। मैं वीडियो में आगे बात भी करने वाला हूं सिलेबस के बारे में, किस तरीके से तैयारी करेंगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सब बात करूंगा। लेकिन एक्चुअली में ज्यादा टाइम आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देगा कॉन्सेप्ट की। इसके अलावा आपको पता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्टेमिना भी डेवलप करना पड़ेगा। एसएसबी में मेंटल स्टेमिना बहुत चेक होता है, मतलब मैं स्टेमिना वर्ड जानबूझ के यूज कर रहा हूं, आप इस चीज को समझो कि भाई साहब एक ऑफिसर जिसको बना रहे हैं उसके हर एक एस्पेक्ट को चेक करा जाता है एसएसबी के प्रोसेस में। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सब चीजें डेवलप होती है, एक दिन में नहीं होती। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप क्लास 11 से स्टार्ट करते हो तो जो क्लास 12 का प्रेशर है ना, जिसमें बोर्ड्स आ जाते हैं, स्कूल प्रेशराइज करेगा, फैमिली प्रेशराइज करेगी, उन सबसे आप पहले ही मुक्त हो जाओगे, बिकॉज आप तो तैयारी करके बैठे होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज फ्रॉम बिगिनिंग। जो एसएसबी में बच्चे को जज किया जाता है वो बेस्ड ऑन ऑफिसर लाइक क्वालिटी जज किया जाता है। ऑफिसर लाइक क्वालिटी ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर कुछ कमी है तो आज बता दी तो आज ही उसको ठीक कर लेंगे, बिकॉज वो पर्सनैलिटी में चेंज होना है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो क्लास 11 से अगर आप उस चीज पे फोकस करोगे तो क्लास 12 के बाद आप एकदम रेडी रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ एग्जाम के बारे में। बहुत सारे बच्चे जिनको ना पता हो तो बता दूं कि बेसिकली 3 मेन स्टेज में एग्जाम को डिवाइड करा गया है, जिसमें आपके हाथ में 2 है। सबसे पहला आता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स एंड जीएटी 2 पार्ट में होता है। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 300 नंबर का पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है। जीएटी की फुल फॉर्म होती है जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो पेपर होता है बच्चे, वो 600 मार्क्स का होता है। ये दोनों ही पेपर सेम डे होते हैं। पहले आपका मैथमेटिक्स का होगा और उसके बाद आपका बेसिकली जीएटी का होगा। मैथमेटिक्स के जो 300 मार्क्स होते हैं, बेसिकली 120 क्वेश्चन मिलके 300 नंबर बनाते हैं। वहीं जीएटी के जो 600 मार्क्स होते हैं वो 150 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों ही पेपर 2.5 घंटे के होते हैं, 2.5 आवर्स 2.5 आवर्स। लगभग हर साल 4 से 5 लाख बच्चा एनडीए का फॉर्म भरता है जो रिटन एग्जाम में अपीयर होता है। जो बच्चा इस एग्जाम को क्लियर कर लेता है, जो अप्रोक्सीमेटली 8000 होता है, वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए बैठता है। एसएसबी इंटरव्यू वर्ल्ड का द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू प्रोसेस बोला जाता है। अगर आपको फौज में अफसर बनना है तो आपको एसएसबी इंटरव्यू से गुजरना ही पड़ेगा। इसमें अलग अलग पैरामीटर्स में आपको जज किया जाता है। 5 डेज का प्रोसेस है, जिसमें डे 1 स्क्रीनिंग होता है, जिसमें जितने भी लोग आए होते हैं उसमें से 70 to 80% बाहर हो जाते हैं और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो अगले 4 दिन रहते हैं। जब बच्चा वो 4 दिन के प्रोसेस से गुजर जाता है तो उसको 3 एस्पेक्ट्स पे, एक होता है इंटरव्यू, एक होता है जीटीओ, जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, वन इज साइकोलॉजी। तो बेसिकली बच्चों को 3 एस्पेक्ट पे जज किया जाता है। बच्चा खरा उतरता है तो उसको बोलते हैं कि हाँ, दिस ही इज रिकमेंडेड फॉर आर्म्ड फोर्सेस। जब बच्चा रिकमेंड हो जाता है तो अल्टीमेटली उसको मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। मैंने मेडिकल्स के ऊपर काफी शॉर्ट्स एंड वीडियोस बनाई हैं और भी आगे बनाता रहूंगा, बट मतलब एनडीए का मेडिकल प्रोसेस वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मेडिकल प्रोसेस भी बोला जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो हर तरीके से बंदा फिट होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, इन सब चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स का जो मैंने बताया 300 मार्क्स का पेपर है, इसमें क्या आता है? सबसे पहले तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है ना, अगर आप बेसिक देखोगे तो क्लास 11th और क्लास 12th होता है। जो आपकी क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी की किताबें हैं ना, वही आपका सिलेबस होगी। भाई
बस फर्क इतना है कि उसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जेई लेवल का पढ़ लेना है, बट एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर पढ़ना है। जैसे कि मतलब जेई मेंस का जो लेवल है ना, वो आप ये मान लो यहां पर है, एनसीईआरटी का लेवल यहां पर है, तो दोनों के बीच का आप मान सकते हो बच्चे एनडीए का लेवल है। यानी बेस आपका एनसीईआरटी है, लेकिन थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन पढ़ना है। इसमें पेपर जो डिजाइन होता है यूपीएससी इस हिसाब से डिजाइन करता है कि हर बार लगभग 30 से 40% जो पेपर होता है वो इजी होता है, 30 से 40% जो पेपर होता है वो मीडियम लेवल होता है, और जो बाकी बच गया पेपर वो हार्ड लेवल का पेपर होता है। तो इसमें हर टाइप का आएगा, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे जो थोड़ी सी डेप्थ में आएंगे। हर टाइप से बच्चे को जज किया जा रहा है और मौका दिया जा रहा है कि आप चाहो तो इस एग्जाम को बहुत इजिली पास कर सकते हो। जो सेक्शन कट ऑफ होती है वो 25% होती है, यानी मिनिमम आपको 25% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ये थोड़ी बहुत वेरी कर जाती है, कभी कभी 20% भी गई है, बट नॉर्मली 25% जाती है, यानी 75 नंबर, यानी 300 में से आपको 75 नंबर लाने ही पड़ेंगे। बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है, जिसकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है वो सारा सिलेबस करता है, जिसकी मैथमेटिक्स वीक है वो कुछ कुछ सेक्शन उठा लेता है और बोलता है कि भाई चलो ठीक है मैं ऐसा करता हूं, 200 नंबर का सिलेबस पढ़ता हूं, जिसमें से एटलीस्ट 150 नंबर का तो अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा, 100 नंबर तो मेरे आ ही जाएंगे। तो हर बंदे की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। मैं हमेशा ये फेवर करता हूं जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है भाई उसको तो पूरा सिलेबस करना ही करना चाहिए। जिसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है, मैं रिकमेंड करता हूं कि अपने सेक्शन सेलेक्ट कर लो कि भाई किस सेक्शन को मुझे पकड़ना है। वो सेक्शन हर बंदे के अलग होंगे। अगर आप बोलोगे तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मैथमेटिक्स, मैं इसके अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट्स में लिखना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, तो आप वैसे भी कर सकते हो। इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो तो, मतलब अगर पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप मान के चलो आपको आइडिया होता रहेगा कि भाई एनडी का बेस किस तरफ जा रहा है। मतलब हम जैसे जो हम पढ़ाते हैं ना, जैसे हम बच्चे को ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जो पढ़ाते हैं, हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, जिस टेस्ट सीरीज को हम बच्चे को देते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि बच्चे को चैप्टर खत्म करा, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गए, चैप्टर खत्म करा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गए। उसमें हमने पीवाईक्यूज भी डाले हुए हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे। मैथमेटिक्स को सोल्व करने का एनडी का यही एक फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चे जीएटी की, जीएटी टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, साइंस। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है और पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होगा। इंग्लिश में वोकेबुलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन आता है, तीनों मिला के टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। ये इसका जो सिलेबस है ना, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का सिलेबस। आप भारत में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, आपको इसी सिलेबस से गुजरना पड़ेगा। ग्रामर में सब कुछ आएगा, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन सब कुछ आएगा, वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम सब कुछ आएगा। इसके अलावा इडियम, फ्रेजेस वगैरह सब कुछ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, पैराग्राफ आएगा, उसको पढ़ना है और आपको आंसर देने हैं। मतलब ये एक लैंग्वेज है, तो बस बात इतनी सी कि लैंग्वेज डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप एनडी एग्जाम में पास नहीं हो सकते। बिकॉज द रीजन इज, भाई सिर्फ यहां पे नहीं पूछ रहा, आप एसएसबी में जाओगे वहां भी इंग्लिश स्पीकिंग है, तो अगर बेस मजबूत है तो वहां भी थोड़ा सा इजी रहेगा। मतलब समझ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि स्पीकिंग में आपको बिल्कुल जो बोलोगे बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन बेस मजबूत रहेगा तो कॉन्फिडेंस बच्चे वहां रहेगा, राइट। तो आपको कोई भी, जैसे अगर किताब से पढ़ रहे हैं, किसी कोर्स से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना, लेकिन आप दिमाग में रखना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको समझ के पढ़ना है। जैसे लैंग्वेज समझी जाती है ना, मतलब जैसे आप हिंदी बोलते हो, प्रॉपर समझ के बोल रहे हो ना, वैसे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बच्चे इंग्लिश में। इसकी किताबें भी अगर मैं बता सकता हूं, हम अपने कोर्सेज में तो नॉर्मली मतलब ग्रामर वोकैब 2 पार्ट करके बच्चों को अच्छे से करा देते हैं। साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है। बच्चे साइंस में सबसे पहले तो आप इस चीज को समझ लो कि जो एनडीए के साइंस का सिलेबस है वो मेजरली 9th और 10th के एनसीईआरटी है। मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीटली, मेजरली। अगर आप 9th और 10th के एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से पढ़ लोगे तो आप मान के चलो 90% आप क्वेश्चंस बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे, जिसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। बिकॉज फिजिक्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, केमिस्ट्री के उससे कम, बायोलॉजी के उससे कम। अप्रोक्सीमेटली 50% तो फिजिक्स ही आ जाती है। टोटल 50 क्वेश्चन तीनों के मिलके बनते हैं, 50 इसके, 50 इसके, 50 इसके, राइट। तो भाई आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप 11th में आ चुके हो तो 11th में आए हुआ बच्चा क्या करेगा भाई। 11th में आया हुआ बच्चा अपनी 9th 10th की तो बहुत इजी लगेगी उसको, तो थोड़ा थोड़ा टाइम देके अपना उस कॉन्सेप्ट को करता चलेगा। वहीं पे मैं मैथमेटिक्स में एक बात बच्चे आपको बताने भूल गया कि मैथमेटिक्स में जब आप क्लास 11 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप इस बात को ध्यान रखो कि क्लास 11th में जो आपने चैप्टर्स करे, सबसे पहले तो उसके आप एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप एनडीए के पीवाईक्यू वहीं पे लगा लो।
जैसे आपकी क्लास 11th खत्म हुई, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि वो सारे के सारे चैप्टर आपने मैथमेटिक्स के भी खत्म कर दिए एनडीए पर्सपेक्टिव से। क्लास 11th एंड के आपके टारगेट ये होंगे कि भाई क्लास 11th मेरी खत्म हुई है स्कूल में, तो आपके मैथमेटिक्स के सारे क्लास 11th के चैप्टर हो गए एज पर एनडीए और जीएटी कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपको कंप्लीट 1 साल में पूरा प्लानर बनाना है। आप समझो इस चीज को, 1 साल की आपकी प्लानिंग इस हिसाब से होनी चाहिए। आप चाहे कैसे भी करो, किसी कोर्स में ज्वाइन करके करो, अगर आपने जैसे फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर रखा है, जैसे हम एनडीए फाउंडेशन चलाते हैं, मान लो आपने वहां पे पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, तो वहां पे प्लानिंग होनी चाहिए। बट अल्टीमेटली क्लास खत्म हो 11th तो आपकी मैथमेटिक्स का क्लास 11th का पोर्शन और जीएटी पूरा खत्म हो जाना चाहिए। तो इसमें वही मैं आपको बता रहा था कि साइंस तो मतलब सिंस आपकी सिर्फ और सिर्फ 9th-10th के साइंस है, तो बहुत ज्यादा बर्डन पड़ना नहीं है। मेरे हिसाब से आप खुद भी इस चीज को पढ़ सकते हो, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। फिर आते हैं जनरल स्टडी। जनरल स्टडी नॉर्मली थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, थोड़ा सा मतलब टॉपिक्स ज्यादा है, बच्चा साइंस वाला मोस्टली देता है, तो उसका इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी कम रुचि होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्लास 11th में रहते रहते रोज का सिर्फ 1 घंटा यहाँ पे देने लग जाओगे तो इससे मास्टर बन जाओगे। मैं जीएटी में आपसे टोटल ज्यादा नहीं 2 घंटे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिसमें 1 घंटा यहाँ पे और आधा घंटा यहाँ पे, और आप जीएटी में टॉपर बनोगे। क्लास 11th का मतलब है एटलीस्ट 10 महीने अगर आप रोज 1-1 घंटा इसको दोगे, 1-1 घंटा इसको दोगे, टोटल 2 घंटे में तो आप मास्टर बन जाओगे, आप तो टॉपर कहलाओगे। मैं आपको बता रहा हूं इस बात को, बिल्कुल ध्यान रखना, ये कोई मजाक की बात नहीं है, राइट। मैं कुछ बेसिक स्टडी टेक्निक्स भी आपको बताना चाह रहा हूं कि एक तो सबसे पहले आपको अपने डेली का प्लान सेट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कुछ पढ़ रहे हो कल कुछ पढ़ रहे हो, आपका एक प्लानर होना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो वीक का प्लानर बनाओ कि मुझे इस वीक में क्या करना है, उसमें से आज डे 1 पे मेरे क्या क्या टारगेट्स होंगे, उन टारगेट्स को पूरा करना है। इसके अलावा प्रॉपर एक नोट्स बनाओ जिसमें मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हो, जीएटी के फैक्ट्स हो, साइंस के फैक्ट्स हो और वोकैब के, मतलब नोट्स आपके अलग से होने चाहिए। ये नहीं कि कोई वीडियो देख रहे हो, जैसे मान लो एलडब्ल्यूएस ऐप पे पढ़ रहे हो तो अपना पढ़ते जा रहे हो, वीडियो देख के आनंद ले रहे हो, नहीं, आपको कुछ लिखना भी है, नोट्स बनाने हैं। बिना नोट्स बनाए बात नहीं बनेगी। जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैंने बताया है कि आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, चाहे कहीं से भी करो, लेकिन करने पड़ेंगे। जब तक नहीं करोगे इस पेपर को आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया या तो मतलब एनसीईआरटी तो करनी है आपको फॉलो, उसके अलावा एक कोई रेफरेंस बुक, मतलब मैं वैसे एनडीए के लिए रेफरेंस बुक की जगह अपने नोट्स सजेस्ट करता हूं। हर बार जो एलडब्ल्यूएस के नोट्स होते हैं मैं उसको सजेस्ट करता हूं, आप कहीं की और भी नोट्स ले सकते हो। हम किताब पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आप देखना हमारी किताबें आएंगी। अभी तक एनडीए की एज पर एनडीए पैटर्न कोई बहुत अच्छी किताब बनी नहीं है, ठीक है। ये तो होगी पढ़ाई वाली बात, बट हमने स्टार्टिंग में बात करी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से तो होना नहीं है एनडीए भाई। यहाँ पे तो आपको एक बेसिक पर्सनैलिटी मेंटेन करनी है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा रनिंग, पुशअप, पुलअप, सिटअप्स ये सब स्टार्ट कर लो, बिकॉज आपको पता है जो एनडीए कैडेट्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस लेवल की आपको फिजिकल ट्रेनिंग लेनी है, लेकिन एक बेसिक तो रूटीन रखोगे आप। अगर आप फौजी ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक डिसिप्लिन तो लाइफ में लाओगे, उसका पार्ट है ये सारी चीजें। एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन करो बच्चे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी वेट एज पर एनडीए स्टैंडर्ड्स रखो थोड़ा सा, तभी आपको अंदर से भी कॉन्फिडेंस आएगा। आपने वेट बहुत ज्यादा गेन कर लिया है तो खुद ही आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे कि यार मैं क्या एनडीए की तैयारी कर रहा हूं, आज तो देखो मैं दिख तो ऐसा रहा हूं। आप समझ रहे हैं इस बात को? प्लीज इस चीज पे फोकस रखना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, जिसको हम मतलब आप सबने एसएसबी के नाम से सुना ही होगा, मैंने बताया भी आपको। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बट आपको कुछ चीजों पे आज से ही काम कर देना है, दैट इज स्पोकन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश नहीं बोलोगे बच्चे तो आप ऑफिसर नहीं बन सकते फौज में, इस बात को आप ध्यान में रख लो। इसके अलावा आपको थोड़ी सी ना ग्रुप डिस्कशन, नरेशन, इन सब पे पार्टिसिपेट करना है। नरेशन मतलब जैसे सपोज करो आपने कुछ पिक्चर देखी, उसको आपको नरेट करना है, बताना है। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप में डिस्कस करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे एस्पेक्ट। थोड़ा सा करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, इन सबसे थोड़ा सा अपडेट रहो, तभी ये चीजें इंटरलिंक है आपस में। थोड़ा सा आपको पता होगा दुनियादारी में क्या हो रहा है, तो आपका कंटेंट थोड़ा सा इंप्रूव होगा, ज्यादा अच्छे से आप बोल पाओगे। इसके अलावा थोड़ा सा मोटिवेशन वाली किताबें पढ़ो, जैसे मतलब बहुत सारी डिफेंस रिलेटेड किताबें हैं जो बहुत सारे अच्छे लोगों ने लिखी है, तो उससे क्या है कि एक सेल्फ मोटिवेशन अपने आप बनी रहती है। वरना तो ये जर्नी इतनी लंबी है कि आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोटिवेशन भी खत्म होने लग जाएगा, राइट। ये मैंने एक डेली शेड्यूल का आपको बना के दिया है कि मैथमेटिक्स में मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करने से, थ्योरी नहीं पढ़नी, और फॉर्मूलेज तो बिल्कुल टिप पे होने चाहिए। मतलब इसमें कोई 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 दोहराई नहीं है, और ये रोज करना है। आपको न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज आपको अपनी रूटीन में ऐड करना है।
जीएटी स्पेसिफिक बात कर लूं तो जो आपने पहले पढ़ लिया है एक बार उसकी रिवीजन जरूर होनी चाहिए। सपोज करो 1 घंटा आप दोगे तो 15 मिनट रिवीजन के होने चाहिए और फिर नेक्स्ट आपकी पढ़ाई के होने चाहिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है, बट एमसीक्यू प्रैक्टिस की ज्यादा वेटेज बच्चे मैथमेटिक्स में है, जीएटी में थोड़ी सी कम है। कुछ आपको मतलब मंथली टेस्ट ये सब देते रहने हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया होता रहे। और इसके अलावा एसएसबी की बेसिक चीजें जरूर जानना, जैसे हमने खुद किताब भी निकाली हुई है ओसवाल बुक्स के साथ मिलकर अबाउट एसएसबी, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एसएसबी है क्या। जब तक आपको पता नहीं होगा जब तक थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा रहेगी, जब आपको पता लग जाएगा तो आप धीरे 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 उस पर काम करना शुरू कर दोगे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि कोचिंग एंड सपोर्ट कहां से ले सकते हो। जैसे मतलब मैं हमेशा बोलता हूं कि एक स्ट्रक्चर्ड एंड गाइडेड अप्रोच आप रखो। जैसे हम ऑनलाइन ऑफलाइन सब पढ़ाते हैं, 11th क्लास से ही पढ़ाते हैं। जैसे अभी एलडब्ल्यूएस पे बैच लॉन्च करे हमने, फाउंडेशन भी चलाते हैं अपना, राइट। थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रहा हमारे पास ही आओ, बट कहीं अगर मतलब स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करोगे तो ज्यादा बेटर होता है। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, उनके पास जाना जिन्होंने रिजल्ट्स डिलीवर करे हो। आज की डेट में बहुत ज्यादा फेक भी चीजें चल रही हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड जरूर रहना। हम अपनी मतलब हमेशा अपने बारे में बताते हैं कि जब भी एनडीए में, पिछले 3 साल की बता रहा हूँ, 3 एनडीए की बता रहा हूँ, जब भी एनडीए का फाइनल रिजल्ट आता है तो अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ द टोटल सिलेक्शन आर ऑलवेज फ्रॉम एलडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म। मतलब उस लेवल का आज हम काम कर रहे हैं, राइट। तो अच्छे मेंटर्स होने चाहिए, ऑब्वियसली बात है। हो सके तो प्लीज अपने डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहो, बिकॉज ये एज ऐसी है कि इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा उससे भी दूर रहना है बच्चे। और रेगुलर फीडबैक सिस्टम्स पे मतलब ज्यादा बिलीव करना है। ऐसा नहीं कि मतलब पढ़े जा रहे हो, पता नहीं फिर 2 साल बाद देखेंगे क्या होना है, राइट। ये कुछ टिप्स है जो मैंने वैसे ही आपके लिए दी है, जो एक एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए कोई इन जनरल भी फॉलो करनी चाहिए। और 11th से स्टार्ट कर रहे हो तो जर्नी काफी लंबी है, तो वैसे ही थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने हर एक चीज इन डेप्थ में क्लियर करी है। आप क्लास 11th में अगर आए हो या अभी हो तो आप काफी अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। बस इसके अलावा तो आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।